हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एएसडी में आपका स्वागत है। जैसे कि अपने राजस्थान जेई, स्टेट जेई, अदर स्टेट जेई की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें सोइल मैकेनिक्स अपने चल रही थी और उसमें भी अपन ने परमेबिलिटी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। कुछ क्वेश्चन मैंने साथ साथ में करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चन मैं 2-3 क्वेश्चन अभी करा दूंगा और लास्ट में जब सोइल कंप्लीट हो जाएगी या अपना सिलेबस एक बार सारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्लास लगा लेंगे। लेकिन जहाँ तक आप सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद क्या है, आप एमसीक्यू निकालिए, चैप्टर होने के बाद आराम से निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपका जो सपोर्ट मांगा था, आप लोग कई बच्चे मैसेज करते हो सर फीस पेड कोर्स लिया हो। तो पेड कोर्स से नहीं, आपका समर्थन इतना ही है, जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे वही आपकी फीस है। आप जितना ज़्यादा आप वीडियोज़ को शेयर करोगे, आप सिर्फ शेयर नहीं करते हो, शेयर तो कम से कम 5 मिनट निकाल दिया करो। मैं ज़्यादा आपको पता है कि कहता भी नहीं हूँ आपसे कि ज़्यादा शेयर करो, मैं सिर्फ लास्ट के 2 मिनट बोलता हूँ आपको शेयर करो या लाइक करो। लेकिन अब थोड़ा मुझे बोलना पड़ा है क्योंकि आप मुझे मजबूर कर रहे हो, नहीं तो मैंने अदर चैनल से हमने अलग ही वे चलाया था। कभी भी हमने 5 मिनट 10 मिनट के लिए आपका समय खराब नहीं किया था, क्योंकि हमने सिर्फ आपको 2 मिनट बोलते थे आप शेयर कीजिए। लेकिन आपका सपोर्ट उतना ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपको जब सारे चैनल क्या करते हैं, बीच में 5 मिनट बढ़ाते हैं, 5 मिनट कहते हैं शेयर करो, 5 मिनट बढ़ाते हैं 5 मिनट, तो उससे क्या होता है, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। इसलिए हमने ये पैटर्न रखा ही नहीं। हमने सब पता है कि सिर्फ पढ़ाई करानी है। लेकिन अभी अपने कुछ वीडियोज में ऐसा मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। क्यों? कि वीडियो अपलोड करते हैं, कोई चीज़ कंटेंट में कमी है तो आप बताइए सर ये कंटेंट में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा, तो वो एक अलग मैटर है, उसकी चीज़ का आप कह सकते हो, शिकायत कर सकते हो। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं है, आप लोग ना तो शेयर करते हो ना कोई लाइक है। बस थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है उसको कमेंट कीजिए। आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, आपको फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं, टेलीग्राम चैनल भी है, स्टडी आपको ज्वाइन करा रखा है, वहाँ भी आपको मैक्सिमम सबकी पीडीएफ पड़ी है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट पीडीएफ वो वहाँ पर पड़ी है, आप देख सकते हो। आपको लगता है सर मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक्स्ट्रा नोट्स हैं, अदर इंस्टीट्यूट के नोट्स पड़े हुए हैं वहाँ पे, इंग्लिश में भी पड़े हुए हैं, हिंदी में भी पड़े हुए हैं। लेकिन वो थोड़े हैवी हो जाते हैं, समझ में नहीं आ पाते, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, नोट्स बनवा रहे हैं, खुद ही साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे से प्लीज़ ध्यान रखिए। अब मैं बार बार फिर नहीं कहूँगा आपसे रोज रोज कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, आगे आपकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस और तो क्या करें, मतलब जैसा लेक्चर चल रहा है फिर वैसे चलेंगे। तो अब ठीक है, तो आगे से ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, प्लीज़ शेयर करो और सपोर्ट करो। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं पढ़ाई की अपनी। ठीक है, अब भूल जाइए आप सारी बातें, अब आ जाइए अपनी स्टडी पे। अपन ने परमिलिटी पढ़ लिया था। सबसे पहले अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल के बारे में जाना था, फिर अपन ने कंपैक्शन के बारे में जान लिया, परमिलिटी के बारे में जान लिया। तो हमने देखा कि अपन सोइल को क्या पढ़ रहे हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब परमिलिटी भी क्या था, उसका एक गुण था। परमिलिटी उसका एक क्या गुण था कि परमिलिटी उसका एक गुण था सर कि सोइल में से, सोइल पार्टिकल में से पानी का रिसना, पानी सोइल पार्टिकल में से होकर जाए, तो उसको हम उस प्रॉपर्टीज को, हम उस गुण को क्या बोलते हैं, परमिलिटी ऑफ सोइल। उसी के साथ मैंने आपको एक सीपीएच और बताया था कि सीपीएच क्या था। सीपीएच, तो आज अपना नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है वो सीपीएच होने वाला है। लेकिन उससे पहले अपन क्या करते हैं, परमिलिटी के कुछ चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने किया, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है आपका, द परमिलिटी ऑफ कोहेसिव सोइल इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय यूजिंग। आपको कोहेसिव सोइल की परमिलिटी निकालनी है, कोहेसिव सोइल की आपको निकालनी है। कोहेसिव सोइल का मतलब मैं क्या की बात कर रहा हूँ, कोहेसिव सोइल की मतलब सर आप फाइन ग्रेन सोइल की बात कर रहे हो, फाइन ग्रेन सोइल की बात कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चन है सारे, ग्रेन सोइल की बात कर रहे हो। अब मैं कहूँगा इसकी परमिलिटी कोएफिशिएंट निकालूंगा मैं, तो किस विधि से निकालूंगा, तो आपने कहा था सर कोर्स सोइल के लिए कांस्टेंट मेथड और फाइलिंग। तो अब देखो तो कोहेसिव सोइल के लिए कौन सा था अपना, कांस्टेंट हेड पैरामीटर, तो ये तो हमारा कोर्स ग्रेन सोइल के लिए था। अगर यहाँ से अपना क्वेश्चन आ जाए कोर्स ग्रेन सोइल के लिए, तो ये कोर्स ग्रेन सोइल के लिए, या फिर सैंड एंड ग्रेवल के लिए, ये तो सर ऑप्शन होगा नहीं। नन ऑफ दिस देखते हैं, लोडोमीटर ये हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, नन ऑफ दिस का मतलब यही नहीं। फॉलिंग हेड पैरामीटर, फॉलिंग हेड मैंने पढ़ाया था ये आपको कि इसमें कोहेसिव सोइल के लिए फॉलिंग हेड पैरामीटर, मैंने वहाँ पे 3-4 नाम बताए थे आपको, फॉलिंग हेड, बेरिंग मेथड। तो आपको क्या करना है, इसमें ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। देखो क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, अगर आपने पढ़ के आए हुए तो आपको आराम से पहला ऑप्शन दिखती है, फॉलिंग हेड पैरामीटर आपका सही हो गया। कांस्टेंट हेड पैरामीटर किसके लिए होता है, वो कोर्स ग्रेन सोइल के लिए होता है, सैंड या ग्रेवल के लिए। अगर आ जाए तो इसमें नीचे लिख लेना सैंड एंड ग्रेवल के लिए, सैंड या ग्रेवल के लिए। तो कौन सा मेथड यूज होएगा, कांस्टेंट हेड पैरामीटर। देखो इसी क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके। चलिए अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है आपका, डार्सी लॉ स्टेटस, मतलब डार्सी ने क्या कहा था लॉ के बारे में, अपने नियम में डार्सी ने क्या कहा था। सर डार्सी ने तो बहुत कुछ कहा था, लेकिन अपने को तो ऑप्शन के हिसाब से कहना कि इसमें कहा था वेलोसिटी जो होती है एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, डिस्चार्ज के, हाइट के, या अपने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। तो हमने कहा था वी समानुपाती हमारा किसके होता, आई के, वी समानुपाती वी बराबर हमारा क्या आया था, के आई आया था। जब फिर मैंने क्या रखा था, क्यू बराबर
Q बराबर AV के अंदर मैंने V का मान रख दिया तो मेरे पास क्या आ गया था, Q किया डिस्चार्ज निकाला था आपने। सही है बात, सही है, आपने क्यों किया निकाला था आपने, V समानुपाती I। वेलोसिटी जो होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के समानुपाती होती है, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता था आपका, हेड लॉस तथा थिकनेस, सैंपल की थिकनेस L। I बराबर क्या था, H अपन में L। ये आपने जब शुरू में ही मैंने पहला लेक्चर पढ़ाया था परमेबिलिटी सॉइल का, वहां पर ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी, वहां पर मैंने आपको ये सब चीजें क्लियर कराई थी। तो इसमें ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका सर, डी, V समानुपाती DI। इसमें कितना हो जाएगा आपका A। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन मैंने साथ साथ इसलिए कहा थोड़े बहुत, जिससे आपको आइडिया लगता रहे कि क्वेश्चन किसी भी टाइप का बन सकता है, ठीक है। बाकी आप मेहनत कीजिए, और क्वेश्चन है बुक में तो बहुत क्वेश्चन है, अलग अलग बुकों में अलग अलग क्वेश्चन है। जहां तक है ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट ज्यादा होते हैं। एट इज रिपीट नहीं होंगे, लेकिन उसी के थ्रू रिपीट है, उसी के बेस पे बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है आंसर को क्वेश्चन बना दे, क्वेश्चन को आंसर बना दे, लेकिन पूछने की जो फॉर्म होगी वो उसी की वही रहेगी। चलिए बात करते हैं, डॉर्सी लॉ इज वैलिड ओनली इफ द फ्लो इज, देखिए डॉर्सी लॉ के लिए क्या, सोइल, डॉर्सी ने क्या नियम दिए थे कि सर दिए थे, सोइल जो होती है फुली सैचुरेटेड होती है, एक तो ये बात कही थी उसने, ठीक है सर बात मान ली। और फ्लो कैसा होना चाहिए था सर, फ्लो लैमिनार होना चाहिए था, बिल्कुल लैमिनार होना चाहिए था। और क्या कहा था कि सोइल, और सोइल किस प्रकार की होनी चाहिए थी कि सर सोइल फाइन ग्रेन सोइल की होनी चाहिए थी, फाइन ग्रेन सोइल होनी चाहिए थी, फाइन ग्रेन सोइल मतलब सिल्ट और क्ले की बात करी थी उसने। चलिए और क्या बताया था, उसने कहा था कि जब फ्लो लैमिनार में हो तो रेनॉल्ड नंबर की संख्या कितनी होनी चाहिए, रेनॉल्ड नंबर कितने होनी चाहिए डार्सी के अकॉर्डिंग सर, लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ये सब डार्सी के नियम थे, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, हो सकता है तीनों ऑप्शन में दे दे और चौथा ऑप्शन दे दे उपरोक्त सभी, बस। लेकिन आपको सारा याद रहना चाहिए, ये सारी कंडीशनें आपको याद रहनी चाहिए सारी, इसलिए मैं नोट्स बनवाए हैं आपको, क्योंकि जरूरी नहीं है मैंने ये क्वेश्चन यहाँ कराया तो आप यही क्वेश्चन करो, इसी क्वेश्चन से आपने 3-4 क्वेश्चन कर लिए। हो सकता है ऑप्शन में आपको लैमिनार की जगह साथ में फुली सैचुरेटेड होता कहता ऑप्शन ए और बी दोनों सही, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो वहीं से क्वेश्चन घूमेगा नोट्सों में से। बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए क्यों कहते हैं, ताकि आपको मालूम लग जाए कि क्वेश्चन को कैसे कैसे वो पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें याद क्या हुआ चीज क्या, हमारे दिमाग के सामने एक रिवीजन होता है। क्वेश्चन निकालने का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से आप रिवीजन कर रहे हो अपने नोट्स का। अब बार बार आप एक ही चीज को पढ़ोगे, इससे उस रिवीजन को अलग अलग तरीके बदलोगे तो चीजें ज्यादा आएंगी। तो क्वेश्चन निकालने का मतलब ये होता है, नोट्स पढ़ लिया आपने, रिवीजन कर रहे हो मतलब, क्योंकि एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे टॉपिक को, अब इस क्वेश्चन से अपन डार्सी लॉ इज वैलिड ओनली इफ द फ्लो इज, अपन सिर्फ क्वेश्चन देखा ये कि लैमिनार फ्लो होता है, हमने बी ऑप्शन देखी, लेकिन इसी क्वेश्चन से हम इस पूरे टॉपिक को देखो रिवीजन कर गए कि भाई सोइल इसके अकॉर्डिंग, तो ऐसे ही आपको करना है कि सोइल फुली सैचुरेटेड होना चाहिए, फ्लो लैमिनार होना चाहिए, फाइन ग्रेन सोइल के लिए, सिल्ट के लिए ना तो कोलाइड्स के लिए एप्लीकेबल है ये, और ना ये ग्रेवल या सैंड के लिए एप्लीकेबल, बड़ी पार्टिकल के लिए। और रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, लैमिनार फ्लो हो रहा है तो रेनॉल्ड नंबर का मान 1 से कम होना चाहिए। ये अपना आरपीएससी एएन में आया था 2018 में, आरपीएससी एएन 2018 में क्वेश्चन आया था कि अगर सोइल का जो सोइल है वो अगर लैमिनार फ्लो हो रहा है तो रेनॉल्ड नंबर का मान कितना होता है उसमें, तो आपका आया था लेस देन 1। ये आरपीएससी एएन 2018 में आया था, ध्यान रखना इस चीज का। और ये क्वेश्चन तो आते रहते हैं लैमिनार टूर्नामेंट फ्लो, तो आपको विशेष कर ध्यान रखने हैं, ठीक है। और अपन क्वेश्चन जब लास्ट में और करेंगे अपन, तो साथ साथ में जब भी करते जाएंगे अपन, ठीक है। आप सिर्फ ऐसे प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए अब बात करते हैं अपन अपने नेक्स्ट चैप्टर की, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना सीपेज एनालिसिस। सीपेज एनालिसिस, अभी आपको नोट्स नहीं बनाने, नोट्स तो मैं आपको जैसा हमेशा बनवाता हूँ वैसे ही बनाऊंगा। एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, अभी तो सिर्फ आपको समझना है, कि समझने के बाद तो आप कहीं से भी कोई से भी नोट्स हो जाएं, बाकी मैं लिखवाता हूँ, ये आपको पता ही है हर चीज़ की तरह। पहले समझिए सीपेज एनालाइज क्या होता है। मैंने कुछ समझ बताया था, ये परमेबिलिटी से संबंधित ही कोई चीज़ है। मान लीजिए ये मेरा कोई डैम है, ये इसके अप स्ट्रीम साइड, ये डाउन स्ट्रीम साइड, यहाँ पानी भरा हुआ है, नीचे ये सोइल के पार्टिकल है, ठीक है। इसको बदल देते समझाने के लिए, आपको बस समझिए अच्छी तरह, इसमें बहुत चीजें समझ में आएंगी आपके, ढंग से समझोगे तो पूरी चीज यहां से क्लियर हो जाएगी एकदम। बस
इनिशियल जो सोइल है, चलिए अब देखो क्या होगा। सीपेज और परमेबिलिटी को कैसे समझाया था मैंने। परमेबिलिटी पढ़ के आ चुके हो क्या होता है, और सीपेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों मैंने एक दूसरे रिलेटेड बताए थे, सीपेज एनालिसिस ये अपन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। सीपेज प्रेशर क्या था देखो। परमेबिलिटी क्या थी कि परमेबिलिटी का गुण था सर कि सोइल पार्टिकल में से पानी का बहना, वो था हमारा क्या, परमेबिलिटी। अब सीपेज क्या है देखो, सीपेज यहां से पानी रिसेगा। अब ये क्या करेगा, पानी सोइल के पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स समझ में नहीं, मतलब धक्का, हाँ ये समझ में आ गया, धक्का। धक्का लगाएगा तो फिर पार्टिकल किसी का आगे जगह बनाएगा। पानी क्या करेगा, जगह धक्का लगाता अपने अपनी जगह बनाता जाएगा, एक पाइपिंग फेलियर की तरह जगह बना के वो क्या करेगा, कहीं से जहां से जगह बन जाएगी वहां से लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, तो अपन कहेंगे यहाँ से पानी लीकेज कर रहा है। तो ये क्या है, एक प्रकार से पाइपिंग फेलियर है। क्या है, पाइपिंग फेलियर, मतलब एक पाइप के थ्रू जा रहा है, पाइपिंग फेलियर है, ये पाइपिंग फेलियर है पानी का। कि भाई सीपेज क्या मतलब, यहां से लीकेज करके पानी एक स्थान से होता होता यहां आ गया, तो ये है सीपेज। परमेबिलिटी प्रॉपर्टीज तो क्या है, ये तो एक गुण है किसका, सोइल का। क्या गुण है कि सोइल में से पानी जा रहा है। परमेबिलिटी क्या है, सोइल में से पानी बह रहा है, उसे तो आपने परमेबिलिटी का। और सीपेज एनालिसिस क्या है, ये एक प्रकार से पाइपिंग फेलियर, मतलब पानी इधर से लीकेज होता होता एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। अगर यहाँ नहीं पहुंचता, यही तो आपको क्या पता चलता है कि सीपेज फेलियर हो रहा है, कि सीपेज हो रहा है। तो आपने देखा कि सीपेज फेलियर और परमेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, कि परमेबिलिटी तो सोइल का एक प्रॉपर्टीज, एक गुण है, जिसमें सोइल में से पार्टिकल पानी का बहना है, कि सोइल है जो अपने अंदर से पानी में को निकालता है, रिसने देता है, तो उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। और सीपेज क्या है कि पानी का बहना रिसना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया रिस के, तो इसको और ये एक पाइपिंग फेलियर है। क्या है, पाइपिंग फेलियर है। ये किसके कारण होता है, ड्रैग फोर्स के कारण। किसके कारण, सीपेज फेलियर क्या है, सीपेज प्रेशर क्या है, एक सीपेज प्रेशर क्या है भैया, नोट्स बना दूंगा आप समझते जाओ बस। सीपेज प्रेशर क्या है कि सर एक ड्रैग फोर्स है, एक क्या है, ये एक ड्रैग फोर्स है, धक्का फोर्स है, जो क्या होता है, पानी के पार्टिकल किस पर लगाते हैं, पानी के पार्टिकल सोइल के पार्टिकल पर धक्का लगाते हैं, सोइल के पार्टिकल धक्का लगा क्या करते हैं, जगह बनाते हैं, तो जगह बनाते बनाते इस तरह दूसरा पहुंचते हैं, इसको ही बोलते हैं सीपेज प्रेशर। समझ गए बात को। अब जो सारा खेल है वो यहाँ इसके बीच में, इस चैप्टर का इसके बीच में, कि सर पानी रिस रहा है तो क्या क्या, कौन सा स्ट्रेस लग रहा होगा, कौन सा नेट इफेक्टिव, कि टोटल स्ट्रेस कितना लग रहा होगा, टोटल स्ट्रेस की बात क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस की बात क्या है, किसे कहते हैं, पोर वाटर प्रेशर किसे कहते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस किसे कहते हैं, पोर वाटर प्रेशर किसे कहते हैं। ये जब आपने अपने इंजीनियरिंग क्लास की जब क्लासें ली होंगी तो वहां आपको बहुत तकलीफ रही होगी समझने में, कि वहां ये थोड़े से बोरिंग लगते होंगे। अगर डीपली समझे हुए हैं आपके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हुए तो वहां बहुत समस्या देते हैं सोइल के अंदर कि ये चीजें क्या होती है। तो देखो, टोटल स्ट्रेस की बात करूंगा, इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस पार्टिकल पे जितना भी फोर्स लग रहा होगा, तो यहां से मैं सीपेज फेलियर तो समझ गया, और ये हमेशा फ्लो की डायरेक्शन में ही होता है, मतलब सीपेज फेलियर जो होता है, ये प्रॉपर्टीज है सीपेज क्या, फ्लो की मतलब फ्लो जैसा जा रहा होगा उसी विपरीत तो हो ही नहीं सकता। मान लीजिए पानी का फ्लो इस तरफ है, पानी का इस तरफ तो सीपेज हो ही नहीं सकता। सीपेज मतलब पानी की फ्लो, मतलब अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ ही होता है, ये अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ ही होता है। जो बच्चे क्लासेस अपनी क्लासें उसकी यूनिवर्सिटी क्लासें पढ़ रहे हैं, बीटेक डिप्लोमा के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनको सारी बातें लिखनी जरूरी होती हैं कि सीपीएस फोर्स ड्रैग फोर्स होता है, पानी के पार्टिकल के सैंड के ड्रैग फोर्स लगाते हैं, ये अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ होता है, फ्लो की डायरेक्शन होता है। क्योंकि वहां तो अपने को नंबर चाहिए होते हैं, 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पे, तो अपने को तो वहाँ एक एक लाइन लिखनी होती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पर्पज से तो क्या, अपने को बस समझ में आना चाहिए कि कहानी क्या होती है, वो तो वहां से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएगा। ये तो है नहीं आपसे ये डायग्राम बना के दे देगा कि रट के लाओ, तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अब सीपेज प्रेशर को आप अच्छे से समझ गए हो कि क्या ड्रैग फोर्स है, क्या कहानी होती है इसमें, तो वो चीज मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अपन वापस से इसकी और अच्छी तरह से। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं लिखेंगे, क्या फायदा लिखने से। लिखे हुए नोट्स तो पीडीएफ बहुत है आपके पास, टेलीग्राम में चैनल पे चले जाओ, अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग नोट्स बहुत सारे पड़े हुए हैं। आप कहानी नहीं समझो जब तक क्या होगा। चलिए अब बात करते हैं अपन, देखो अच्छी तरह से और समझते हैं इसको।
अब देखो सोइल पार्टिकल है ये, अब सोइल पार्टिकल में से सीपेज फैले रहो ये सब बात है। अब इसमें एक नए वर्ड आते हैं हमारे पास, टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मान लीजिए सोइल पार्टिकल है, अब टोटल स्ट्रेस में निकालूंगा तो टोटल पूरा स्ट्रेस कितना होगा, तो आपने कहा सर सोइल पर जितने जिस पार्टिकल जितना पूरा लोड आ रहा होगा, जिस भी चीज का पूरा लोड आ रहा होगा उसके कारण तो स्ट्रेस डेवलप होगा। मान लीजिए मैंने इसकी, ये सोइल पार्टिकल है, ठीक है, मैं इसको सेक्शन में काट लेता हूँ। समझना मेरी बात को ध्यान से, देखो पूरी चीज समझ गए तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर इसको नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत है। बस ध्यान से एक बार समझ लो, पूरा चैप्टर ही आ जाएगा, फिर नोट्स बनाना चाहे मत बनाना। ये सोइल का बड़ा पार्टिकल है, मैंने क्या करा, इसको सेक्शन में काट दिया, सेक्शन में काट दिया मैंने, एक सेक्शन मैंने यहाँ काट दिया ऊपर ही ऊपर, फर्स्ट सेक्शन, दूसरा सेक्शन मैंने यहाँ काट दिया और तीसरा मैंने यहाँ काट दिया, चलिए, और चौथा मैंने एकदम लास्ट में काट दिया। ये सेक्शन काट लिया मैंने भाई, डिवाइड कर लिया इसको 4 पार्टों में। ये सोइल का पार्टिकल मेरे पास पूरा पड़ा था, ठीक है, ये सोइल पार्टिकल था, मैंने उसको पूरे सेक्शनों में काट लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पूछूं आपसे कि सेक्शन एक एक पर, सेक्शन फर्स्ट पर कोई स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर स्ट्रेस कैसे आ सकता है, यहाँ पर ऊपर से कोई लोड नहीं, कोई बाहर नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे आ सकता है, आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। मान लीजिए मैं इसको नाम भी देता हूँ, ये इसका यूनिट वेट देता हूँ इधर इस वाले पार्ट का γ1 और इसकी हाइट दे देता हूँ h1, समझ गए बात को, और इसको मैं दे देता हूँ γ2, यहाँ तक को γ2, इसको हाइट दे देता हूँ मैं h2, इसको दे देता हूँ मैं γ3 और इसको दे देता हूँ मैं h3, समझ गए बात को, ये तो चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कोई यहाँ पर कितना टोटल स्ट्रेस आ रहा है, तो आपने कहा सेक्शन में सर कोई ना तो हाइट है ना कोई गामा है, कोई वेट नहीं है, तो स्ट्रेस मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर से, तो सर 0, बिल्कुल 0 आ रहा है, कोई स्ट्रेस तो नहीं आ रहा। अब यहाँ देखिए, अब मैं कहूँ सेक्शन 2 पे, सेक्शन 2 पे, सेक्शन 2 पे, तो आप कहोगे सर सेक्शन 2 पे, हाँ बिल्कुल सर ये आ रहा है γn1h1, टोटल वेट आ रहा है ना पूरा, γn1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसी का तो स्ट्रेस आएगा, इस लोड का, इस वेट का तो लोड आएगा γm1h1, तो आपने कहा सर यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है γm1h1 आ रहा है, इसका γn1h1। अभी देखो मैं ना कोई ड्राई सॉइल की बात कर रहा हूँ ना सैचुरेटेड सॉइल की बात कर रहा हूँ, वो मैंने अभी सिर्फ एक आपको टोटल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ इसमें सॉइल सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या पार्शली सैचुरेटेड है, इसकी मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बस एक सॉइल का पार्टिकल है मेरे पास, मैंने अलग अलग जगह देखा टोटल स्ट्रेस क्या होता है, क्योंकि टोटल स्ट्रेस तो पानी के कारण भी आएगा, सॉइल पार्टिकल के कारण भी आएगा, सब चीज के कारण आएगा। तो यहाँ मैंने अभी ड्राई सॉइल की, वेट सॉइल की बात नहीं करी है, ठीक है, तो γn1 से। अब मैं कहूँ सेक्शन 3 पे क्या हो जाएगा, आपने कहा सर सेक्शन 3 पर कोई दिक्कत नहीं है सर, सेक्शन 3 पे देखा सर हमने γn1h1 भी आ रहा है, γn1h1 भी आ रहा है, प्लस γ2h2 का भी लोड आ रहा है, तो γ2h2 का भी आ रहा है, बस ये लो γ1h1 ये हो गया। तो इसी तरह इस पर सेक्शन 4 पर होगा तो आपको तीनों को जोड़ दो, तो टोटल स्ट्रेस का मतलब तो आप समझ गए सर, मतलब किसी भी सोइल पार्टिकल में किसी भी कारण, किसी के कारण भी, मतलब सोइल पार्टिकल या पानी के पार्टिकल किसी कारण अब जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको मैंने टोटल स्ट्रेस कह दिया। इसमें मैंने पानी को मोस्ट लेंगे, अगर मान लो सोइल फुली सैचुरेटेड होती तो क्या सर मैं इसमें पानी का वेट भी लेता, बिल्कुल लेते आप, क्योंकि टोटल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ ना मैं। तो टोटल स्ट्रेस आप समझ गए, आपको मैंने क्या क्या बता दिया, टोटल स्ट्रेस हो गया, टोटल स्ट्रेस क्या होगा γn1h1, γ2h2, γ3h3, यहाँ पे इस पे क्या होगा, इस पे सर कोई ऊपर लोड ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे अब मैं आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल दे देता, मान लो अब न्यूमेरिकल देता, यहाँ मैं इनकी वैल्यू दे देता, γn1 की दे देता, h1 की दे देता, γ2h2 की दे देता, γ3h3 की दे देता, और मैं आपसे पूछता सेक्शन 2 पे आप मुझे टोटल स्ट्रेस बताइए, तो आपने कहा स्वाभाविक सी बात है, यहाँ γn1h1 की जो वैल्यू दे रखी होती वो मैं कर देता। तो बस यही न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, बस यही टोटल स्ट्रेस सिग्मा यही पूछता है। अगर आपसे सेक्शन 3 पूछ लेता तो कोई बात नहीं सर, γn1h1 प्लस γ2h2 जो वैल्यू होती है उसकी, अगर यहाँ वाटर की टर्म में अगर जैसे मान ले पूछ लेता वाटर की टर्म में, मान लीजिए कोई नदी जा रही है, ये कोई पानी से भरा हुआ बीकर है ये, अब मैं पूछ लेता इसमें कि 5 मीटर हाइट पर, 5 मीटर डेप्थ पर, ये γw वाटर है, वाटर से भरा हुआ है, 5 मीटर डेप्थ पर टोटल स्ट्रेस का मान क्या होगा, तो आपने कहा γw बराबर कितना होता है 1000, और 5 मीटर की बात हो रखी है 5, ये लो सर 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये लो कितना स्ट्रेस होगा kg पर मीटर स्क्वायर, जो भी होगा आपका आपने निकाल दिया 10। तो γw आपका किस में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है तो 10 किलोमीटर हो जाएगा, ग्राम में दे रखा है तो 1 हो जाएगा,
तो जैसे आपको जिसमें दे रखा हो वो आप उसमें ले लोगे, गामा डब्ल्यू किस में दे रखा है, तो यहाँ से आपने निकाल लिया 5 मीटर। अब मैं यहाँ पे डायमीटर में पूछता तो डायमीटर पे निकाल देते आप, मैं यहाँ पे ऊपर सरफेस पे पूछता तो ऊपर सरफेस पे निकाल देते आप कि यहाँ कितना स्ट्रेस आना है, टोटल स्ट्रेस कितना आना है। तो यही चीज एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं बस, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस को समझ गए आप। अब मैं बात करता हूँ पोर वाटर प्रेशर को, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर को क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर, अब देखो मान लीजिए मैंने सॉइल सैचुरेटेड मान ली, इसमें मैंने पानी भर दिया, यही सॉइल है पानी। अब जहां जहां वॉइड है, जहां जहां वॉइड है वहां पानी भर जाएगा, जहां जहां मैंने वॉइड है पानी भर जाएगा वहां। अब पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, इसको मैं बाहर करूंगा सिग्मा यू म्यू से नोट करूंगा, किससे, म्यू से नोट करूंगा। अब ये क्या होगा कि पोर वाटर प्रेशर होता है क्या कि पानी के पार्टिकल के द्वारा, पानी के पार्टिकल के द्वारा सोइल के पार्टिकल पर लगाया गया फोर्स होगा। जो भाई पानी और सोइल के बीच में जो स्ट्रेस, सोइल के पार्टिकल पानी के बीच में जो स्ट्रेस डेवलप होगा, जो पानी और सोइल के पार्टिकल के बीच जो जोड़ लगेगा, इंटरनल फोर्स लगेगा, जो इंटरनल वर्किंग फोर्स होगा, उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर। क्या बोलते हैं, पोर वाटर, बस सुनते जाओ, बस आप नोट्स अपने आप बना दो। पोर वाटर प्रेशर कहते हैं किसे, पानी के पार्टिकल और सोइल के पार्टिकल के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर या नेचुरल वाटर प्रेशर भी कहते हैं। तो समझ गए बात को। तो यहाँ पानी अगर गामा डब्ल्यू होगा, यहाँ पानी का यूनिट वेट यहाँ होगा, तो यहाँ पे या आपको सोइल दे रखी फुली सैचुरेटेड है, तो फुली सैचुरेटेड उसका मान 1 होता है, हम लेते हैं। या फिर आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान दे रखा होगा कि भाई इतनी वो सैचुरेटेड है, 0.40 है तो 0 पर आधी सैचुरेटेड है। और मान लीजिए यहाँ पर ड्राई सोइल है तो ड्राई सोइल के तो हमें पता ही है, और गामा डब्ल्यू है तो इसमें क्या होगा, अब मैं यहाँ पे टोटल स्ट्रेस पूछूंगा तो वहाँ पे अगर मैं मान लो इसी का सेक्शन 3 पे मैंने गामा H1 H2 पूछा है और मैंने पोर टोटल स्ट्रेस पूछा, अगर अब सोइल सैचुरेटेड है उसमें पानी है तो इस पानी के कारण जो लगने वाला फोर्स है गामा डब्ल्यू H1 ये भी ऐड हो जाएगा साथ में बस टोटल स्ट्रेस में। तो टोटल स्ट्रेस में क्या होगा, ये भी ऐड हो जाएगा साथ में, क्योंकि भाई पानी भी है, सोइल में पानी है, क्योंकि टोटल स्ट्रेस तो मैंने क्या बताया था वो सबके कारण, चाहे पानी के कारण आ रहा हो चाहे किसी कारण। और पोर वाटर प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, सिर्फ गामा डब्ल्यू H1 प्लस गामा डब्ल्यू H2, और गामा डब्ल्यू कॉमन आ जाएंगे तो गामा डब्ल्यू H1 प्लस, कहाँ बात कर रहा हूँ, ये सेक्शन 3 पे बात कर रहा हूँ, सेक्शन 3 बात कर रहा हूँ। मान लीजिए सोइल मेरी फुली सैचुरेटेड है और यहाँ मैं पोर वाटर प्रेशर की बात कर रहा हूँ। तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, आपने कहा सर पोर वाटर प्रेशर होता है सोइल के पार्टिकल और पानी के पार्टिकल का जो स्ट्रेस डेवलप होता है, सोइल के पार्टिकल कण और पानी के कण का जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसे हमने पोर वाटर प्रेशर किया था। तो यहाँ तक सोइल फुली सैचुरेटेड है तो यहाँ पानी की मात्रा कितनी, मैंने कहा गामा डब्ल्यू है, उसका यूनिट वेट कितना है गामा डब्ल्यू है, और डेप्थ कितनी है H1, तो मैंने कहा गामा डब्ल्यू H1 प्लस यहाँ पर कितना है गामा डब्ल्यू, वही पानी का यूनिट वेट तो सेम है, इधर भी हाइट कितनी है H2, तो गामा डब्ल्यू कॉमन आ रहा है तो गामा डब्ल्यू H1 प्लस H2। ये मेरा क्या, ये सब मैं अभी नोट्स में लिखवा दूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारा बता दूंगा, फिर दोबारा समझा दूंगा, बस आप एक बार समझते जाइए, आपको समझना जरूरी है, ठीक है। 40%। अब ये समझ गए पोर वाटर पे। अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, देखो ये सारी तो दोनों टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर ये दोनों है फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक क्वांटिटी, इनको हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है उसको हम निकाल नहीं सकते, उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, वो निकाला जाएगा इन दोनों की सहायता से। सर कैसे, कि टोटल स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस होता है इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। अगर मैं टोटल स्ट्रेस निकाल लूंगा और पोर वाटर प्रेशर निकाल लूंगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकल ही जाएगा। कि सर निकल जाएगा, बिल्कुल सर, टोटल स्ट्रेस आपने पता है, पोर वाटर प्रेशर में पता लग गया, लेकिन सर निकल तो जाएगा, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब नहीं समझे हम। इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, देखो इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब ये होगा कि जैसे जैसे इसमें पानी निकलता जाएगा, मान लो सोइल में पानी निकलता जाएगा तो क्या होगा कि सोइल के एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल पे जो लगाया गया फोर्स होगा, क्योंकि सोइल में से अगर पानी या तो नीचे जाएगा या ऊपर चढ़ेगा तो सोइल पार्टिकल एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर जो स्ट्रेस होगा, जो लोड लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, उनके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे इफेक्टिव स्ट्रेस कहते हैं। सर इफेक्टिव स्ट्रेस कब ज्यादा होगा, जब सोइल के कण बहुत ज्यादा पास होंगे। मान लीजिए, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस को आप क्या समझ रहे हो, देखो इफेक्टिव स्ट्रेस का अभी मैं तीनों को अलग अलग डायग्राम में समझा दूंगा, तीनों को अलग अलग डायग्राम समझा दूंगा, एक बार समझो। इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब क्या है, देखो ये मान लीजिए एक पार्टिकल, यहाँ पर सोइल के पार्टिकल दूर दूर रखे हुए हैं इसमें, और एक सोइल के पार्टिकल है जो बहुत पास पास है, चिपके एक दूसरे से।
तो इफेक्टिव स्ट्रेस का मान ज्यादा कहाँ पे है सर? यहाँ पर, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब ये है क्या, सोइल के एक पार्टिकल के द्वारा दूसरे पार्टिकल लगाया गया फोर्स जिसके कारण स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसे इफेक्टिव स्ट्रेस का। और ये कब होगा? जब सोइल में पानी नहीं होगा, पानी का तो सोइल के पार्टिकल क्या होगा, आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, जब ऊपर से लोड लगेगा तो पार्टिकल एक दूसरे के काम आएंगे, पास चिपकेंगे तो इंटरनल फोर्स लगाएंगे, तो उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। उसको क्या बोलते हैं हम? इफेक्टिव स्ट्रेस। इसको हम निकाल नहीं सकते। अब देखो, आपने तीन चीज पढ़ी अभी, टोटल स्ट्रेस जिसको मैंने सिग्मा से नोट किया, ठीक है, वो क्या होता है? वो क्या होता है? सिग्मा वार प्लस में म्यू टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस ये होता है इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। फिर मैंने क्या पढ़ा? पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर म्यू। ये क्या था? ये मेरा था कि जो पानी के पार्टिकल के कारण, पानी के पार्टिकल के कारण जो लगा हुआ फोर्स होता है, पानी और सोइल के पार्टिकल के बीच में लगा हुआ के कारण जो इफेक्टिव स्ट्रेस डेवलप होता है, उसे हमने क्या बोला था? पोर वाटर प्रेशर। फिर मैंने क्या पढ़ा? इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, स्ट्रेस सिग्मा बार, ठीक है। तो ये क्या था? ये सोइल के पार्टिकल के द्वारा, ये था सोइल और वाटर, वाटर के पार्टिकल के बीच में इफेक्ट। समझ गए बात को? टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस समझ गए। अब देखो मेरी बात, अगर अब समझना मेरी बात को, मान लीजिए, अब क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे, अब क्वेश्चन देखो घुमाने वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, समझना वो तो। अब मान लीजिए कि इसमें से वाटर टेबल, ये सोइल पार्टिकल है पूरा, चलो दोबारा बनाया था एक बार, समझना। देखो क्वेश्चन को समझोगे तो आपको इस कहानी पूरी समझ में आएगी, फिर नोट्स लिखने की जरूरत नहीं, यहीं आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होते रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, सारी चीज समझ में आ जाएगी वापस। और अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो लेक्चर को दोबारा देख लेना एक बार। चलिए अब देखिए आप, मान लीजिए मेरी पहला वाटर टेबल यहां तक थी कि भाई सोइल फुली सैचुरेट भरा हुआ है, यहां पर तक मेरा पानी भरा हुआ है, वाटर टेबल यहां तक है, तो मतलब वॉइड रेशियो में क्या भरा हुआ है सर? वाटर भरा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मान लीजिए मैं वाटर टेबल को कम कर रहा हूं, सुनना मेरी बात को, जैसे जैसे मैं वाटर टेबल को कम कर रहा हूं, वाटर टेबल मेरा यहां आ गया, एक कंडीशन यहां आ गई, जब मेरा वाटर टेबल यहां आ गया, फिर मैंने वाटर टेबल को यहां लिया है मान लो धीरे धीरे, तो जैसे जैसे वाटर टेबल कम हो रहा है तो टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्टिव स्ट्रेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आप बताओ मुझे। अब थोड़ा सा जोर देना, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ेगा? आपने टोटल स्ट्रेस भी पढ़ा है, नोट्स में बनवा दूंगा आपको, कहना सिर्फ आप सिर्फ क्वेश्चन दिए, ठीक है, आपको लिखवा मैं दूंगा, अभी सारी चीज लिखवाऊंगा, कि जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ मुंह से वो सब चीजें लिखवाऊंगा, इसलिए वो टेंशन मत रखो, सर कुछ ऐसी चीज बोल देंगे जो हम नहीं लिख पाएंगे, सारी चीज लिखवाऊंगा, मैं खुद लिखवाऊंगा। टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वाटर टेबल नीचे चला जाएगा? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि मैंने मान लीजिए वाटर टेबल नीचे जाने पर टोटल स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ा, तो आपको कहा टोटल स्ट्रेस क्या फर्क पड़ा, तो आपने पहले दिमाग लगाया कि टोटल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा टोटल स्ट्रेस का मतलब, माने सर ने यहाँ पूछा सेक्शन वाटर टेबल कम हो गया, तो मतलब यहाँ पानी की मात्रा कम हो गई, तो पानी की मात्रा कम होगी, तो मतलब पहले जब पानी था तो टोटल स्ट्रेस मान लो मैंने गामा W1, गामा N1 H1 ये तो आ रहा था सोइल के पार्टिकल के कारण, प्लस गामा WH1 ये आ रहा था वाटर के कारण। समझना मेरी बात को, जब पानी था टोटल स्ट्रेस, लेकिन जैसे ही मैंने पानी कम कर दिया वहां से, तो पानी हट गया, तो मेरा टोटल स्ट्रेस क्या बन गया? गामा 1 H1। तो आपने कहा सर वाटर टेबल गया तो पानी मतलब टोटल स्ट्रेस में कमी आई, टोटल स्ट्रेस में क्या आई? कमी आई। क्यों आई? क्योंकि पहले जो लोड आ रहा था वो वाटर के कारण भी आ रहा था, और पानी का टेबल तो नहीं चला गया, तो मतलब जैसे जैसे हम पानी के लेवल को नीचे गिर जा रहे हैं टोटल स्ट्रेस में कमी आती जाती है, कमी आती जाती है। समझ गए बात को? अब पोर वाटर प्रेशर में क्या होगा कि सर पोर वाटर प्रेशर में गामा WH होता है, अब जब ये पानी नहीं रहेगा, यहाँ पे पानी वाटर टेबल नीचे चली जाएगी, जब पानी नहीं रहेगा तो ये गामा WH का मान कहाँ आएगा?
तो मतलब सर कि पोर वाटर प्रेशर भी कम होता जाएगा, पोर वाटर प्रेशर भी कम होता जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। अब लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ेगा, आपको सर पानी निकल जाएगा तो सोइल के कण आसपास में पास में आ जाएंगे, क्योंकि वाइड जब हटेगा पानी, वाटर लेवल नीचे जाएगा तो सोइल के पार्टिकल क्या होंगे, अट्रैक्शन बोल कर आप आसपास में पास आ जाएंगे, तो सोइल के कण जब पास में आ जाएंगे तो आपस में फोर्स लगेगा, तो उसके कारण क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस का मान बढ़ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो इतनी सी बात थी, 4-5 लाइनों में लिखोगे, रटोगे, समझ गए बात को, न्यूमेरिकल से समझ गए, सब चीज को टर्म से समझ गए एकदम। अब कभी नहीं भूलोगे, डायग्राम बनाना है, देखना है टोटल स्ट्रेस क्या होता है। टोटल स्ट्रेस मैंने मान लो यहाँ पे कहीं पे भी निकाला, आपने कहा टोटल स्ट्रेस का मान क्या होता है, टोटल स्ट्रेस का मान होता है सोइल के पार्टिकल के कारण भी, तो गामा H1 मैंने मान लिया, गामा H मान लिया पूरे में, यहाँ मैंने गामा मान रखा है, इसका H मान रखा है, प्लस वाटर के कारण गामा WH 2 हो गया। लेकिन जैसे मैं वाटर टेबल हटाऊंगा, वाटर टेबल खत्म करूंगा तो ये तो कम हो गया। और पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, पानी और उसके कारण ही होता है, पानी और सोइल के पार्टिकल, तो पानी के कारण ही आता है, तो ये हटेगा तो वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये चीज हो गई टोटल स्ट्रेस बराबर, जैसे जैसे मैं वाटर टेबल को घटाऊंगा सोइल पार्टिकल में से, तो क्या होगा, मेरा टोटल स्ट्रेस भी कम होगा, पोर वाटर प्रेशर भी कम होगा, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अब यही बात उल्टी कर दूं तो वाटर टेबल को इंक्रीज कर दूं तो वाटर टेबल इंक्रीज होएगा, तो मेरा क्या होगा, टोटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा, पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा भैया, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी आ जाएगा, और पानी आ जाएगा तो एयर वेट पानी लेगा, तो सोइल के पार्टिकल के बीच में क्या है कि वाटर की लेयर आ जाएगी, तो इफेक्टिव स्ट्रेस का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं बस, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ नॉर्मल ही होता है कि गामा WH1 ये होता है, फलाना ये होता है, लेकिन अपन क्या चीजें, इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि गामा W क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, कम होने पर क्या हो रही है, ज्यादा होने पर क्या हो रही है। अब कई बार पूछेगा वाटर टेबल जब यहाँ पर हो, जब स्ट्रेस का मान क्या होता है, जब बिलो द इसके हो जब क्या होता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए अब अपन यहाँ तक पढ़ाए, अब अपन यहाँ तक नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अपन ने अभी इतनी रामायण समझी थी पूरी, वो सारी आपके बोर्ड पे है नोट्स, मैंने कहा था ना घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लिखते हो उसको किस तरह से, मैंने एकदम तरीके से लिखा दिया। अब जो लिखाया वो और समझा देता हूँ साथ में, तो आपकी चीज़ क्लियर, ठीक है। सीपीएस फोर्स मैंने वहाँ पे आपको पार्टिकल बना के पूरे समझाए थे, एकदम रफली समझाए थे पूरे, समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। तो ये वही डैम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये पाइपिंग फेलियर हो रहा है, इसको मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे पाइपिंग फेलियर, ठीक है। ये पाइपिंग फेलियर हो रहा है अपने यहाँ पे, पाइपिंग फेलियर, समझ गए बात को। वही सीपीएस फोर्स एक ड्रैग फोर्स होता है, वही समझाया था, सीपीएस फोर्स एक ड्रैग फोर्स, जो बोला है वही लैंग्वेज, ऐसा नहीं वहां कुछ और पढ़ाया है आपको लैंग्वेज कुछ और लिखवा रहा हूँ, नहीं। सीपीएस फोर्स एक ड्रैग फोर्स होता है जो कि फ्लो की डायरेक्शन में एक्ट करता है, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल द्वारा सोइल के पार्टिकल पर लगता है। ये थोड़ी अपनी इंजीनियरिंग लैंग्वेज है, अपन भाई आप वैसे भी सीखते हो, वाटर के मॉलिक्यूल मतलब पानी के कण द्वारा सोइल के कण पर लगाया जाता है फोर्स, धक्का फोर्स लगाता है। किसी भी सोइल मास के लिए सीपीएस प्रेशर हाइड्रोलिक हेड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा मोस्ट है, पूछी गई है एग्जाम में, कई बार पूछी गई है मोस्ट, कि भाई सोइल मास सीपेज प्रेशर क्या होगा, जैसा उसका हेड होगा उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हेड जितना अधिक होगा सीपेज उतना अधिक होगा, हेड कम होगा उतना सीपेज कम होगा। तो किसी भी सोइल मास के लिए सीपेज प्रेशर हाइड्रोलिक हेड या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर मैंने यहाँ तक बता सीपेज की बात कर दी थी, सीपेज को अच्छी तरह मैंने समझा दिया था आपको क्या होता है, वो तो कोई कहानी जरूरत नहीं है। फिर मैं टोटल स्ट्रेस पे आया था, किसी भी सोइल में किसी भी पॉइंट पर या किसी भी डेप्थ पर टोटल स्ट्रेस इसके ऊपर उपस्थित सोइल के बाहर के कारण उत्पन्न हो बाहर होगा। समझ नहीं आई कहानी, अभी तो कुछ और बताया था, अरे मैंने क्या कहा था, ये तो कहा था सेक्शन 1 पे टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा है, आपने कहा ऊपर कुछ है ही नहीं, तो मतलब किसी भी डेप्थ पे, अब यहाँ निकाल रहे हो तो इसके ऊपर जो भी चीज है उसके कारण लगने वाला भार, इसके ऊपर जितनी भी चीजें सोइल है चाहे पानी है उसके कारण लगने वाला भार के कारण क्या होता है टोटल स्ट्रेस। तो ये तो लिखा है किसी सोइल में किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, या किसी भी डेप्थ पर, इस डेप्थ पर, इसके ऊपर उपस्थित सोइल के भार, इसके उपस्थित जो भी भार है सोइल का, उसके कारण जो उत्पन्न स्ट्रेस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, टोटल स्ट्रेस बोलते हैं। टोटल स्ट्रेस बराबर क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। मेरे पास जगह कम है इसलिए बहुत चीजें थोड़ी शॉर्ट में लिख दी है, ठीक है। तो लिख देना टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस में पोर वाटर प्रेशर। सेक्शन 1 पे निकालूंगा 0 0 होता है, ये सब मैंने अभी आपको कहानी समझा दी है इसलिए मैं बताने जरूरत नहीं है। सेक्शन 2 पे गामा 1 H1, सेक्शन 3 पर आप इसको नीचे लिख लेना, मैंने यहाँ साइड में लिख दिया, सेक्शन 3 पर गामा N1 H1 प्लस गामा S2 कैसे आया है आपने अभी समझा हुआ है सब कुछ। पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, किसी सोइल पार्टिकल पर इसके वॉइड में भरे पानी के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं उसे पोर वाटर प्रेशर कहते हैं, गामा WH। सेक्शन 1 पर 0,
सेक्शन 2 पर भी 0। अरे सर 0, तो देखो ना बेटे, देखो यहाँ सेक्शन 2 पर, अब मैंने देखो सोइल क्या पढ़ा है कि यहाँ तक सोइल में गामा डी है, मतलब सोइल सूखी है, ये कंडीशन है सैचुरेटेड है, ये कंडीशन भी सैचुरेटेड है। तो मैं यहाँ गया ऊपर एक पे देखा तो कुछ 0 ही है, एक पे तो कुछ भी नहीं है, सोइल भी नहीं है और पानी भी नहीं है। दूसरे पे आया तो देखा सैंड है लेकिन गामा डी दे रखा है, मतलब पानी में सोइल में पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो पानी का नहीं तो पोर वाटर प्रेशर होता है, तो यहाँ सेक्शन 2 पर भी 0 आ जाएगा, गामा 0। सेक्शन 3 पे आया तो देखा ऊपर सैचुरेटेड सोइल है, मतलब गामा ऊपर नहीं, इस पे H2 और गामा H2, तो सेक्शन 3 पे क्या है, गामा सैचुरेटेड H2, बस पानी कारण हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेस, किसी भी सोइल में उपस्थित उनके पार्टिकल कारण जो उत्पन्न इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो क्या कहलाता है, समझ गए, सिग्मा स्ट्रेस बस सिग्मा माइनस यू। अब आपको ये समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, बस बता दिया मैंने, क्योंकि ये सब चीजें मैंने आप डिटेल में आपको समझा दी हैं एक एक ग्राफ बना के, फिर भी समझ में नहीं आया एक बार वीडियोस को दोबारा देख लो, चीजें समझ में आ जाएगी, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा, बाकी नोट्स पढ़ोगे आप क्लियर हो जाएगी चीज, ठीक है। अब मैंने लास्ट में और लिखना है, इसके नीचे लिखना, जगह कम थी इसलिए अब लिखा रहा हूं मैं, ठीक है, ये तो आप लिख लेना अभी। चलिए, ये आपने नोट्स बना लिए होंगे, अब बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। चलिए, अब आपने फिर क्या लिखा था, नोट डाल के, नोट डाल के लिख लोगे, नीचे ही नोट डाल के लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, वाटर टेबल को कम करेंगे, जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो आप कहोगे सर ये नीचे नोट्स में लिखना, परमेबिलिटी कम हो जाएगी सोइल की, बिल्कुल सही है बात सर, हो जाएगी, क्यों, सोइल में गैप कम हो जाएगा, और सोइल की बीरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी सर, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बीरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, परमेबिलिटी कोएफिशिएंट कम हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाएगी, कंप्रेस होगी नहीं, कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी सर, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और बस इतना बहुत है, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और क्या लिखोगे, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और नेक्स्ट क्या लिखोगे, और वो मैंने आप समझा ही दिया था, जैसे सर दूसरे पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे जैसे वाटर टेबल इंक्रीज करते हो, अपनी लैंग्वेज में वाटर टेबल को बढ़ाते हो तो क्या क्या कम होता है भाई, टोटल स्ट्रेस कम हो जाता है, पोर वाटर प्रेशर भी कम हो जाता है, और इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है, ये चीज। और वहीं वाटर टेबल को आप कम कर देते हो, वाटर टेबल को क्या कर देते हो, ये लिख लेना भैया अपनी लैंग्वेज में कैसे भी, ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में कैसे लाइन बना के लिख लेना, चाहे कैसे बना ये आगे लिख लेना, टोटल स्ट्रेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाता है, ये चीज़ आप देखें, जैसे वाटर टेबल बढ़ेगा ये काम होते जाएंगे, यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये चीज़ों पर क्वेश्चन कब क्या होगा, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सोइल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये सब चीज़ें कॉमन सेंस की क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये लेक्चर आपका आज का कंप्लीट, कल इसका बचाव का चैप्टर अपन कंप्लीट कर देंगे, छोटा चैप्टर है ये, सीपेज और परमेबिलिटी आपस में मिलते जुलते चैप्टर हैं ये, अब ये तीनों चैप्टर हो जाएंगे ना, फिर आराम से आप परमेबिलिटी के क्वेश्चन निकालो और सीपीएच के निकालो, सबके क्वेश्चन निकालो, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा था परमेबिलिटी के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आ रही होगी, वो इन्हीं चैप्टर की वजह से आ रही थी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं ना जो अपने थोड़ी करने में समस्या आती है। अब आपके पास नोट्स भी आ गए, ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है, अब आप आराम से कल अपन इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और थोड़ा सा उस बात पर जोर जरूर दें जो शुरू में मैंने 5 मिनट निकाला था, शेयर जरूर करें प्लीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच।